हेलो दोस्तों, मैं हूं पांडे सर के प्लेटफॉर्म से कपिश पांडे। ये प्रीवियस ईयर 2019 का पेपर है, CDPV का, चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, एंड पेडागोगी। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। कह रहे जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, तो जैसा कि प्रयोग का नियोजन संचालन करना, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधियों से संबंधित नहीं है, जैसा कि स्टार या बैज प्राप्त करना, तब ऐसी स्थिति में क्या संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो कह रहे हैं अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने की बजाय स्वयं की निपुणता के उद्देश्य निर्धारित करना, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास, समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना और पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, संज्ञान और समय। तो इसका पहला जो ऑप्शन होगा दोस्तों, ये हमारा सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें यह कह रखा है कि बालक या विद्यार्थी समाजीकरण में पुरस्कार एवं दंड का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, और इसके द्वारा क्या होता है कि विद्यार्थी समाज के आदर्शों और मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है। ऐसी स्थिति में, यानी ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, विद्यार्थी अगर वो कुछ अच्छा करता है तो वो पुरस्कार पाने की इच्छा रखता है और फिर वो गतिविधि में लगा रहता है। और डायरेक्ट रूप से क्या होता है, विद्यार्थी अपने लर्निंग पे यानी अधिगम के प्रति भौतिकतावाद अभिवृत्ति का विकास करता रहता है, ठीक है। ज्ञान और संवेग के मध्य किस प्रकार का संबंध होता है, तो हमें ये बताना है कि द्विदिशीय दोनों के बीच एक गतिविधि पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, इसका तो ये नहीं रखा है हमें। और एक दिशीय यानी ज्ञान और संवेग एक दिशा में होता है, संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं, तो इसका थर्ड ऑप्शन आएगा, ठीक है। क्योंकि संवेदी सूचनाओं के जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, हमें जो अडॉप्ट करते हैं यानी जो ग्रहण करके उसको समुचित उपयोग करने के लिए संज्ञान या समझ होती है, संज्ञान को समझ कहते हैं। और बालक क्या आता है, इमोशंस यानी वातावरण यानी जो एनवायरनमेंट है उसका, उसकी पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व की भावनात्मक यानी कि फीलिंग, और जो भी एनवायरनमेंट है उसके प्रति भाव से वो जुड़ा रहता है बालक। और जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी शिक्षा उसके ज्ञान और अनुभव की सीमा पर डिपेंड करती है, और जैसे मतलब उस वातावरण में उसका परिवेश जैसा होगा उस हिसाब से वो सीखता है। शिक्षक तथा परिवार के साथ उसकी आपस में क्रियाएं चलती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। और पियाजे के अनुसार ये क्या मतलब होता है कि संज्ञान का विकास अनेक संवेगों द्वारा प्रभावित अवस्थाओं से गुजरता है, इसलिए इसे अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। जन्म के समय संवेग निश्चित रूप से विद्यमान नहीं होते, बाद में धीरे धीरे बालक ऐसी निश्चित प्रक्रिया करता है जिससे ज्ञात होता है कि उसे सुख मिला है या दुख, उसको एक फीलिंग पता चल जाता है। अतः संवेग और संज्ञान एक दिशीय संबंध होते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। विद्यार्थी का अभिरुचि, विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, या विद्यार्थी का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। तो दोस्तों कभी भी अगर ऐसी बात आती है कि कारक अधिगम को जो प्रभावित करते हैं वो हमारा ये चारों ही प्रभावित करते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। क्योंकि वो अधिगम क्या होता है कि अधिगम के स्तर को सुधारने में और वृद्धि में सहायक होते हैं सारी चीज़ें। इसमें अभिप्रेरणा, पुनर्बलन, उद्देश्य का स्पष्टीकरण, परिपक्वता, बौद्धिकता, योग्यता और कैपेसिटी के हिसाब से जो विषय वस्तु होती है उसकी रचना करना, उसका व्यवस्था करना, अर्थपूर्णता होना चाहिए, मीनिंगफुल बातें होनी चाहिए, बच्चों को पूरी तरीके से समझ में आना चाहिए, उसकी जो रुचियाँ हैं बौद्धिकता योग्यता में, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। समाज में जितनी भी सांस्कृतिक संदर्भों को विशेष प्रभाव रहता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो उद्दीपन, प्रतिक्रिया, संबंध, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, लगातार अभ्यास एवं बार बार स्मरण करना, और पुरस्कार दंड। इसका जो ऑप्शन होगा, क्या है, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं हमारा सेकंड ऑप्शन आएगा इसका।
ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि मैकाइवर और पेंज का मानना है कि समाज में व्यक्तियों का समूह नहीं बल्कि व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाला पारस्परिक संबंध होता है। जब लोग व्यवस्था में बंध जाते हैं तो उस व्यवस्था को समाज कहते हैं, जो समाज में एक दूसरे की बातों को माना जाता है। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं होता कि विद्यार्थियों के और साथ में क्या होता है कि विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भों को ज्ञान के संरचना का अधिगम इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। यह बच्चे की शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये भी अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अगला चलते हैं। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से सम्मान है। और समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यह बच्चे के दुष्ट रूप से नहीं, दोस्तों तीसरा और चौथा तो होगा नहीं, इन दोनों में से क्या है। शून्य से शुरुआत तो बाल्यावस्था नहीं होती, क्योंकि बच्चे के जब जन्म होता है तभी से वो पेट के गर्भ में से तभी स्टार्ट हो जाता है, वो विभिन्न संदर्भों में सार्वभौमिक होता है। इसका सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। शारीरिक विधि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। मूल रूप से सोचने और वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। बच्चे तार्किक एवं मूल रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसमें हमें ये बताना है कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, क्योंकि बाल्यावस्था जो आयु है वो 6 से 12 वर्ष की मध्य बाल्यावस्था जो होती है वो होती है। और पूर्व बाल्यावस्था हमारी 6 से 8 वर्ष होती है, मध्य बाल्यावस्था हमारी 8 से 10 वर्ष होती है, और पूरी सिर्फ सिंपल बाल्यावस्था होती है वो 6 से 12 वर्ष होती है। तो और उत्तर बाल्यावस्था हमारी 10 से 12 वर्ष होती है। तो 8 से 10 वर्ष की हमारी जो बाल्यावस्था होती है, मध्य बाल्यावस्था जिसे उन्होंने पूछ रखा है, उसकी विशेषता क्या होती है। इसमें क्या है कि इस अवस्था में बालक अपने शरीर की देखभाल ठीक प्रकार से करता है और दूसरे के साथ भी ठीक बिहेवियर करता है, और चलते हुए या ऊंची जगहों पर चढ़ते हुए अपने जितने भी कुशलता यानी कि परफॉर्मेंस वो कर लेता है, कुछ ना कुछ काम को बताता रहता है, अपने फीलिंग को जाहिर करता है, और इसी में अपनी जो फिजिकल और मेंटलिटी वर्क को भी आगे करता है। ठीक है, और अपनी फीलिंग को डेवलप नहीं कर पाता, इस चीज़ को ध्यान रखना। और बच्चे तार्किक मूर्त रूप से सोचने का प्रारंभ स्टार्टअप कर देते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों हमारा, बच्चे तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। परिवार एवं आस पड़ोस के बच्चों में समाजीकरण क्या है। द्वितीयक एजेंसियाँ हैं, मनोवैज्ञानिक एजेंसियाँ हैं, प्राथमिक एजेंसियाँ या मध्य एजेंसियाँ। तो दोस्तों जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वह मध्य मनुष्य के विभिन्न व्यवहार और रीति रिवाजों गतिविधियों को सिखाता है। ठीक है, तो ये हमारा प्राथमिक एजेंसियाँ हैं जो बच्चे सीखते हैं। ठीक है, अगला क्या है। नूर विद्या वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चों के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे कहते हैं अंतर व्यक्तिनिष्ठता, खोजपूर्ण अधिगम, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और पाढ़ यानी ढांचा। तो ये दोस्तों वाइगोस्की जो है ये रशिया के मतलब मनोवैज्ञानिक हैं, और ये वर्तमान में क्या है कि इनका सहयोग लगातार बढ़ा रहता है अधिगम के स्तर में, और इन्होंने मानसिक और बौद्धिक क्रियाएं बाहरी समाज की दुनिया को बोला है, और अंतः क्रिया अपने बच्चे के समुदाय की संस्कृति को सिखाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों ये हमारा खोजपूर्ण अधिगम को बताते हैं। अगला है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स भूल गई और यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा। तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। तो लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था पर
दर्शाता है। आदान प्रदान परंपरागत, कानून एवं व्यवस्था या पाश्चात्य परंपरागत, आज्ञा पालन या पूर्व परंपरागत, अच्छा होना या परंपरागत। तो दोस्तों ये हमारा जो होता है ये आदान प्रदान अभिविन्यास होता है और परंपरागत होता है। ये लॉरेंस नैतिकता के सिद्धांत के अनुसार ये बता रही है, क्योंकि नैतिकता विकास जो 6 चरण में हमारा दिया हुआ है, जो आदान प्रदान विन्यास नैतिकता विकास के द्वितीय चरण में आता है और परंपरागत तीसरे चरण में रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूप विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर विविधीकरण, जेंडर भूमिकाएं या जेंडर पहचान। इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों जेंडर रूढ़िवादिता, क्योंकि समाज में क्या होता है, जेंडर समानता आवश्यक तो है लेकिन महिला पुरुष समाज में कुल मूल आधार है इस जिनकी समानता से एक सुंदर और शिक्षित समाज की इमारत बनाई जा सकती है। समाज में अलग अलग जेंडर होते हैं, यानी कि ये लिंगों के लिए आधार पर माने जाते हैं, और विशेष रूप से संदर्भ में जन सामान्य की अवधारणाएं जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत आती हैं। और देश में लैंगिक भेदभाव बहुत व्यापक स्तर पर चलता है, कार्य भी हो रहे हैं उसके। जन्म से लेकर मृत्यु तक, शिक्षा से लेकर रोजगार तक, हर स्थान पर लैंगिक भेदभाव साफ दृष्टिगोचर दिखाई देता है। और इस विषमता को कायम रखने के लिए समाज में राजनीतिक पक्ष बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पाठाचार्य में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को कार्य करती है। यह कदम किस लिए है? ये जेंडर विविधीकरण को बढ़ाता है, जेंडर पक्षपात सशक्त को बढ़ाता है, जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों इसमें ये क्या है कि जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। ठीक है, अभी पीछे यही इसमें क्वेश्चन था जो आज हम, क्योंकि आज सब लोग अगर नौकरी दोनों में से किसी की लग जाती है हस्बैंड वाइफ में तो बहुत अच्छा होता है, दोनों की लग जाता है और अच्छा रहता है, कहीं ना कहीं से इनकम आनी चाहिए और घर चलना चाहिए, बच्चों के लिए भी ठीक रहता है। इसके अंदर क्या मतलब इसमें यही है कि रोजगार, श्रम, मनोरंजन, खेल आदि से रूढ़ी को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। और इसमें जो भी स्पेशल कार्य कोई होता नहीं है, वह चाहे वो महिला हो या पुरुष, एक बैलेंस बना के चलते रहते हैं दोनों और सारे एक दूसरे से रिलेटेड काम को आगे करते रहते हैं। ठीक है, इसको कहानी के माध्यम से या जिसमें घरेलू कार्य से और जो भी खेल कूद मनोरंजन जो भी है, इस चीज़ से हमें आगे निकलना चाहिए। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है? तो पैटर्न को खोजने की या तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनाशील। और पहला जो है पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनाशीलता, ध्वनि, ताल और शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप में ग्रहण करने की योग्यता, संगीत में अभिव्यक्तियों की आवाज़ के स्तर, तार और सौंदर्य परक गुणों को उत्पन्न करने वाली प्रशंसा करने की योग्यता। तो हार्वर्ड के बहुबुद्धि जो सिद्धांत में कोई तत्व नहीं है, इसमें कई अलग अलग प्रकार की बुद्धि को अस्तित्व में होता है और इन्होंने इस माध्यम से हमारा पैटर्न के आधार पर खोजने की तर्क विधि को अपनाया है। हार्वर्ड गार्डनर ने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, संवेदी चालक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था या मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो संज्ञानात्मक विकास जो सिद्धांत है मानव बुद्धि की प्रकृति और उसके विकास से संबंधित होता है। पियाजे का मानना होता है कि बचपन की एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना होता है और ज्ञान की प्रकृति के बारे में यह बताता है कि मानव कैसे ज्ञान को अर्जित करता है, कैसे ग्रहण करता है, उसका उपयोग कैसे करता है
ठीक है। अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था का सिद्धांत इसे कहा जाता है। यानी जब वो चीज़ें सीख लेता है तो अपने मन में वो जहन लेकर आता है, यानी कि वो याद करता है। अगर मैं मान लो सपोज अगर किसी बच्चे को बोलता हूँ हाथी, तो हाथी में एक आँख आँख बंद करके या आप सोचने लग जाते हैं हाथी हाथी मतलब 4 पैर होते हैं, एक सूंड होती है, ऐसे तो वो अमूर्त हो जाता है। और इसके चलते क्या होता है, इसके अलावा क्या होता है, सेंसरी मोटर स्टेज और अनुकरण यानी कि जो हमारी याद करने की क्षमता लर्निंग की होती है, मेंटिलिटी और पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बालक नई सूचनाओं का अनुभव ग्रहण करता है। न्यू इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंस और स्थायित्व गुण के विकास का भी होता है इसमें। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने की और उनका विविधीकरण करने वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। तो इसका मतलब यही है कि इसका 13 का जो ऑप्शन आएगा हमारा पहला आएगा अमूर्त सक्रियात्मक अवस्थाएं। ठीक है। कह रहा है एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। पढ़ने के प्रति चेतना, चिंता, शब्दों और अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने और याद करने में कठिनाई। इस किसके सूचक होते हैं? ये मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के लिए, एक स्वैलीन विद्यार्थी के लिए, एक सृजनात्मक विद्यार्थी के लिए और अधिगम अशक्त अशक्तता वाले विद्यार्थी के लिए। तो इन्होंने ये वाइगोस्की ने बोला हुआ है, सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बताया है। एक मिनट, मैं 22 पे आ गया, सॉरी मेरे को इधर से लेना था, कोई बात नहीं, मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका। ये हमारा 22 का आएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन आएगा। ये अधिगम आवश्यकता वाले बच्चे के विद्यार्थी के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों अक्षरों का पहचानने में कठिनाई और ये सारी चीज़ें इसके अंदर में आती है आवश्यकता वाले विद्यार्थी के लिए। ठीक है। मेरे को इधर आना था तो मैं थोड़ा सा इधर आ गया। अगला है डैश के अनुसार बच्चे की चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाएं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। अल्बर्ट बंडूरा, लॉरेंस ओहलबर्ग, जीन पियाजे, वाइगोस्की। तो इसका ऑप्शन जो आएगा दोस्तों वाइगोस्की आएगा। ठीक है। जिन्होंने सामाजिक विकास के सिद्धांत को दिया था, क्रियाओं से संबंधित समझना चाहिए। ठीक है। उन्होंने बच्चों के उच्च संज्ञानात्मक कार्य के विकास के संबंधित एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के निहितार्थ निकालते निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए, तार्किक बहस के प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। पहला और दूसरा तो शायद मुश्किल होगा, पर दूसरा तो बिल्कुल नहीं होगा। और ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों थर्ड आएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? सतत और समग्र मूल्यांकन में विधि विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलात्मक आकलन का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों यही आएगा इसका, आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसका, क्योंकि केवल केवल ना ना ही ना ये तो नहीं होगा। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जिसमें छात्र केवल यानी कि 16 जो क्वेश्चन है मैं इसको बता रहा हूँ, इसमें जो स्टूडेंट होता है वो विकास से संबंधित जितनी भी फेवर होते हैं वो उसके अंदर शामिल किए जाते हैं और जितनी भी रणनीतियाँ बनती है उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जो पाठ योजना भी इसके अंदर स्थापित होती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों और कौशलों, मूल्य तथा प्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज के जिम्मेदार क्रियाशील सदस्य बनाती है, उन्हें कहा जाता है विविधीकरण, समाजीकरण, समावेशन या मुख्य धारा से जुड़ना। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों हमारा समाजीकरण होता है, क्योंकि समाज में वो लोग रह रहे होते हैं, इसी से वो जुड़े रहते हैं। ठीक है। उसे समाजीकरण कहा जाता है। ठीक। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, मानव
मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथन कौन सा सही है? आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। व्यक्ति विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है, ये भी सही है। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है, और मानव विकास ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण से प्रभावित करते हैं। दोस्तों, इसका जो ऑप्शन आएगा 18 का, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आएगा हमारा, ये दोनों से ही रिलेटेड होता है। एक प्रगतिशील शिक्षक, यानी कि शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थियों के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, सेकंड आएगा, क्योंकि विद्यार्थियों को ज्ञान की संरचना दी जाती है। क्योंकि एनसीएफ जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 में बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था। इसमें क्या ज्ञान की संरचना करने वाले प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना वाले बच्चों को बताया गया था कि विद्यार्थी द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। ठीक है, करके सीखने पर बल दिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है आपके कक्षा में, कि एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों के से बार बार यह बताया गया कि उसकी समाजीकरण वर्ग के लिए शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता परिमाणिक रूढ़िवादी आशंका के लिए प्रभाव को कम करने के लिए शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? यानी कि आपके कक्षा में कोई भी विद्यार्थी हैं, उनके रिसोर्स को बताया गया बार बार, और सामाजिक वर्ग में जो पढ़ने वाले क्षेत्र हैं, यानी पढ़ाने वाले स्तर का जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो रूढ़िवादिता यानी पुरानी सोच वाली उनकी जो आशंका है, वो शिक्षक से क्या पहल रख सकते हैं, यानी शिक्षक को क्या बता सकते हैं। तो उन्होंने बताया विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल में संबंधित कहानियों और उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। इस प्रकार सरोकारों का अनदेखा करना चाहिए। विभिन्न सामाजिक वर्गों को विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। विद्यार्थियों की पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने की सलाह देना चाहिए। तो दोस्तों, ये 20 का पहला ही ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है, क्योंकि सामाजिक वर्ग के लिए शैक्षिक क्षेत्र में अलग अलग स्तर पर प्रदर्शन करते रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रभावशाली शिक्षण में एक जो शिक्षक होता है उसकी महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता पर एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। आशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। समावेशी शिक्षा मतलब कक्षा मतलब ये होता है कि सभी बच्चे एक साथ पढ़ना, चाहे वो अशक्त वाले हों, चाहे नॉर्मल हो या अब नॉर्मल हो, सारे सभी को। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आएगा हमारा सेकंड आएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये मैं आपको बता चुका हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? तो इसमें हमें बताना है कि प्रभावशाली समस्या का साधन साध्य विश्लेषण, समस्या की अनेक उपलब्धियों में विभाजित करना है। समाधान के मूल्यांकन में बिल्कुल ध्यान नहीं देना, ये तो बिल्कुल गलत है। क्रियात्मक अनियमितता, वस्तु के केवल परंपरागत कार्यों पर ध्यान देना है। प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन आएगा साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों को विभाजित करना है। इसमें क्या है, समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत जीवन में आने वाली समस्याओं के तरीकों का सीखना आता है। और प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति के अंतर्गत साधन साध्य विश्लेषण तथा समाधान समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा,
एक शिक्षक का एक एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है। यानी कि समावेशी कक्षा में जो विशेष वर्ग वाले जो बच्चे होते हैं, जो सीख रहे होते हैं, उनकी आवश्यकताओं को किस प्रकार वो बता सकता है। ठीक है, तो वो कह रहा है प्रत्येक विद्यार्थी अधिगम के सशक्त पक्षों और कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशेष अधिगम उद्देश्य को विकसित करना, आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना और अभ्यास रटने पर बल देना नहीं। विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना, अत्यंत लिखित गृह कार्य देना, उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना। दूसरा और चौथा तो बिल्कुल नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, इसका पहला ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्योंकि शिक्षक समावेशी कक्षा में विशेष वर्ग वाले भी अधिगमकर्ताओं की भी आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए विद्यार्थी अधिगम के सशक्त पक्षों और कमजोर के विश्लेषण के आधार पर विशेष अधिगम जो स्पेशल जो बच्चे होते हैं उनके उद्देश्यों को विकसित करता है। वो कह रहा है एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित करती है। विद्यार्थियों को जोखिम लेने और चुनौतियों का सामना करने के लिए हतोत्साहित करके ही नहीं, अब सारी चिंतन पर बल देगी, अभी सारी चिंतन को हतोत्साहित करेगी, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके मूल विचारों को महत्व देगी। तो इसका आएगा दोस्तों फोर्थ ऑप्शन आएगा, क्योंकि इसमें क्या है, जो सृजनात्मक बालक जो मौलिकता आत्मानुशासन, दृढ़ निश्चय, उत्साह और जैसे अनेक गुण पाए जाते हैं और शिक्षक द्वारा सृजनात्मक बालकों की पहचान करके उसे बढ़ावा देना चाहिए। उसकी यही एक प्रेरणा होती है जो उसके मूल विचारों को महत्व देती है। अगला जो क्वेश्चन हमारा 26 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। विषय वस्तु, बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम या अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना और निर्देशों के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। तो दोस्तों कभी भी सार्थक अधिगम का पक्ष मतलब ये होता है कि जो लगातार सतत जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है और इसी को जो सरोकार रखना चाहिए, देखिए कुशल और अधिगम जो बच्चों को संपूर्ण कुशल क्षेत्र और विषय वस्तु का अधिगम के प्रति हम सच्चा सरोकार रखने में सहायता कर सकें। अगला जो क्वेश्चन है, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हुए इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। संवाद द्वारा बच्चों की इन धारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए, बच्चों को विचारों और सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें क्या है कि पृष्ठभूमि एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, संवाद के द्वारा बच्चों को अवधारणा की चुनौती इसके अंदर देनी चाहिए ताकि वो कुछ अपनी सिंपल जो कॉन्सेप्ट हैं अतार्किक या वैज्ञानिक होती हैं उनका निवारण करने हेतु शिक्षक द्वारा संवाद के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रश्न के प्रश्न उत्तर दोनों में निराकार की पद्धति के रूप में उसको अपनाना चाहिए जिससे प्रगतिशील कक्षा का निर्माण हो सके और वो समावेशी शिक्षा के रूप में हो सके। तो इसका ऑप्शन जो आएगा दोस्तों सेकंड आएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशील शिक्षण प्रणाली नहीं है। दिए गए ज्ञान को दोहराने का ध्यान देना केंद्रित करना, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग एवं परिवेक्षण, संवाद एवं परिचर्चा। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों फर्स्ट आएगा। दिए गए जो नॉलेज होती है उसी को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिससे वो अपने
जो उसने सीख रखा है उसका वो आगे जाके इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब बच्चों की अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने की प्रोत्साहित करना चाहिए और पर्यवेक्षण को प्रोत्साहित करना भी चाहिए, संवाद परिचर्चा के माध्यम से समस्या समाधान आदि पर भी सम्मिलित करना चाहिए। ठीक है, ये तीनों चीज़ इसी में आ जाएगी। अगला क्या है, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं। उन्हें गृह कार्य में के रूप में अत्यंत वर्कशीट देकर, बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटकर या उनसे बातें करके उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करना चाहिए। तो दोस्तों, कभी भी जब बच्चा पढ़ रहा वो हमारे से जब भी हम पढ़ाई करा रहे हों और ध्यान ना दें, तो उसका अरुचि का यानी जो उसका इंटरेस्ट नहीं है वो हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए, तो उसका निदान करना चाहिए, तब आगे हमें बढ़ना चाहिए। संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है यंत्रवत याद करना, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन या दंड। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, जो नॉलेज के बिहार पे जो बिफोर आपकी जो नॉलेज है उसको आवश्यक तत्व माना जाता है ज्ञान की संरचना के लिए। ठीक है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञानी के लिए प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष होता है। और संरचनावादी उपगम बताता है कि विद्यार्थी पहले ज्ञान की जो नए ज्ञान पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से कनेक्ट करता है, तब वो आगे बढ़ता है, क्योंकि जो पहले ज्ञान उन्हें सीख रखा होता है तभी वो चीज़ें नए ज्ञान से जोड़ पाता है। और उससे क्या होता है कि संरचनावाद के अंतर्गत शिक्षा उन पाठ्यक्रम को अत्यधिक बल दिया जाता है, और ये एक महत्व होता है कि शिक्षार्थियों के अंदर जितना भी चिंतन, स्मरण या डायरेक्ट ध्यान जैसी जो भी मानसिक क्रियाएं होती हैं, यानी मेंटलिटी प्रोसेस, वो पूरे डेवलपमेंट पर अध्ययन करती हैं, डेवलपमेंट पर मतलब फोकस डालती हैं, और आगे वो मतलब प्रैक्टिस में लेकर आते हैं। ठीक है, और उनका विकास आगे चलता रहता है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।